नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है एक गलत फैसला भाग 1। तलाक के सिर्फ 2 दिन बाद पत्नी बेटे को लेने पहुंची। फिर पति ने जो किया कोई सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की, जहां का रहने वाला अमित अपनी मां शांता देवी के साथ एक छोटे लेकिन सुकून भरे घर में रहता था। उसके पिता का कई साल पहले देहांत हो चुका था। शांता देवी ने अकेले ही बेटे को पढ़ाया लिखाया और अच्छे संस्कार दिए। अमित अब एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी करता था। उसकी कमाई बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन घर आराम से चल जाता था। मोहल्ले में लोग उसकी ईमानदारी और शांत स्वभाव की मिसाल देते थे। शांता देवी अक्सर कहती थी, बेटा, इंसान के पास पैसा कम हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका चरित्र कभी छोटा नहीं होना चाहिए। अमित हमेशा मुस्कुराकर उनकी बात सुन लेता। अब उसकी उम्र शादी की हो चुकी थी, रिश्ते आने लगे थे, लेकिन शांता देवी की इच्छा एक ही थी कि बहू ऐसी हो जो घर को अपना घर समझे। उन्हें दहेज या दिखावे से कोई मतलब नहीं था। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने एक रिश्तेदार की मदद से करीब 35 किलोमीटर दूर बसे एक गांव में रहने वाली मीरा का रिश्ता देखा। मीरा साधारण परिवार की लड़की थी। उसके पिता रामेश्वर खेती करते थे और माँ सुनीता घर संभालती थी। परिवार अमीर नहीं था, लेकिन ईमानदार जरूर था। जब दोनों परिवार पहली बार मिले तो बातचीत बहुत सहज रही। मीरा ने सिर झुकाकर जितने सरल ढंग से जवाब दिए, उन्हें सुनकर शांता देवी का मन खुश हो गया। दूसरी तरफ अमित ने भी बिना किसी बनावटीपन के बातें की। दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। रामेश्वर ने झिझकते हुए कहा, हम ज्यादा कुछ देने की हालत में नहीं हैं। इस पर शांता देवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमें आपकी बेटी चाहिए, कोई सामान नहीं। ये सुनकर रामेश्वर की आंखें भर आई और उसी दिन दोनों परिवारों ने शादी तय कर दी। कुछ ही हफ्तों बाद पूरे सादगी भरे माहौल में दोनों की शादी हो गई। मीरा जब दुल्हन बनकर अमित के घर पहुंची तो उसके मन में कई तरह की बातें चल रही थी। उसे डर था कि शायद अब उसे हर बात पर डांट सुननी पड़ेगी, क्योंकि उसने अपने गांव में अक्सर यही देखा था। लेकिन यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। पहले ही दिन शांता देवी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, ये घर अब जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। यहाँ कोई फैसला अकेले नहीं होता। ये सुनकर मीरा को यकीन ही नहीं हुआ। अगले दिन जब रसोई में क्या बनाया जाए इस बात पर चर्चा हुई तो शांता देवी ने उसी से पूछा कि उसकी क्या राय है। मीरा ने झिझकते हुए अपनी पसंद बताई और वही खाना बना। अमित भी कभी आदेश देने वाले लहजे में बात नहीं करता था। वो हर छोटी बात पर कृपया और धन्यवाद कहना नहीं भूलता था। धीरे धीरे मीरा का डर खत्म होने लगा। उसने पूरे मन से घर संभालना शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठना, सफाई करना, नाश्ता बनाना और शांता देवी का हाथ बटाना अब उसकी आदत बन गया था। शांता देवी कई बार उसे आराम करने के लिए कहती, लेकिन मीरा हंसकर जवाब देती, अपने घर का काम करने में थकान नहीं लगती। ये सुनकर शांता देवी का मन भर आता। उन्हें लगता था कि उनकी पसंद सचमुच सही निकली। घर का माहौल पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो गया था। शादी के कुछ दिन बाद मीरा की माँ सुनीता देवी रोज फोन करने लगी। शुरुआत में वो केवल हालचाल पूछती थी। मीरा भी हंसते हुए बताती कि यहाँ सब लोग उसका बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन धीरे धीरे सुनीता के सवाल बदलने लगे। एक दिन उन्होंने पूछा, तो सुबह सुबह काम करती है या नहीं? मीरा ने सहजता से कहा, करती हूँ माँ, आखिर ये मेरा भी तो घर है। सुनीता कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अभी नई नई शादी हुई है, फिर भी तुमसे काम कराया जा रहा है। मीरा ने हंसकर बात टाल दी, ऐसी बात नहीं है माँ, माँ जी खुद भी मेरे साथ रहती हैं। सुनीता ने उस दिन ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मन में दूसरी ही सोच चल रही थी। अगले दिन फिर फोन आया। इस बार उन्होंने पूछा, खाना कौन बनाता है? मीरा ने बताया कि कई बार वो खुद बनाती है और कई बार शांता देवी भी साथ खड़ी रहती हैं। सुनीता ने लंबी सांस लेकर कहा, बेटे ध्यान रखना, शुरू में ही अगर सब काम अपने सिर पर ले लिया तो बाद में कोई हाथ नहीं बटाएगा। मीरा ने फिर समझाने की कोशिश की कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सुनीता हर बात में कोई ना कोई कमी निकाल ही देती। पहले इन बातों पर मीरा ध्यान नहीं देती थी, लेकिन अब वही बातें उसके मन में हल्की हल्की जगह बनाने लगी। हालांकि वो खुद जानती थी कि ससुराल में उसके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं हो रहा, फिर भी माँ की बातें कभी कभी उसे सोचने पर मजबूर कर देती थी। वो हर बार खुद को समझाती कि शायद माँ जरूरत से ज्यादा चिंता कर रही हैं, इसलिए ऐसा बोलती हैं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। एक दिन अमित की बड़ी बहन पूजा, जो अपने ससुराल में रहती थी, कुछ दिनों के लिए मायके आई। घर में खुशियों का माहौल था।
उसी दिन अमित को दफ्तर में जरूरी काम होने की वजह से देर तक रुकना था। मीरा रसोई में खाना बना रही थी ताकि समय पर टिफिन भेजा जा सके। तभी सुनीता का फोन आ गया। उन्होंने पूछा, आज क्या कर रही हो? मीरा ने बताया कि वो अमित के लिए खाना बना रही है। सुनीता तुरंत बोली, तेरी ननद घर पर है ना, फिर वो क्यों नहीं बना रही? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, दीदी मेहमान बनकर आई हैं और वैसे भी खाना अपने पति के लिए ही बना रही हूँ, इसमें क्या परेशानी है? लेकिन सुनीता फिर बोली, देख लेना, धीरे धीरे तुझे ही सब काम करना पड़ेगा। मीरा ने बात खत्म कर दी, मगर इस बात से उसके मन में पहली बार हल्की सी बेचैनी हुई। शाम को जब अमित घर लौटा तो हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए बोला, आज खाना बहुत स्वादिष्ट था। शांता देवी ने भी मीरा की तारीफ की। सब कुछ सामान्य था, लेकिन मीरा के मन में माँ की कही बातें बार बार घूम रही थी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो बेवजह सोच रही है या सचमुच सब बदल रहा है। बाहर से सब पहले जैसा ही था, लेकिन उसके मन में एक छोटी सी उलझन जन्म ले चुकी थी। उस छोटी सी उलझन ने धीरे धीरे उसके मन में ऐसी जगह बनानी शुरू कर दी जिसका असर आने वाले दिनों में साफ दिखाई देने लगा। कुछ महीने इसी तरह बीत गए। अब मीरा घर के हर काम में पूरी तरह रम चुकी थी, लेकिन एक सुबह उसे लगातार चक्कर आने लगे। शांता देवी उसे तुरंत पास के डॉक्टर के पास ले गई। जांच के बाद डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। ये खबर सुनकर शांता देवी की आंखें खुशी से चमक उठी। उन्होंने वहीं से अमित को फोन किया। अमित ऑफिस से सीधे अस्पताल पहुंचा और रिपोर्ट देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने मीरा का हाथ पकड़कर कहा, अब हमारे घर में एक नई मुस्कान आने वाली है। लेकिन मीरा उतनी खुश दिखाई नहीं दी। घर लौटने के बाद वो चुपचाप अपने कमरे में बैठी रही। शाम को शांता देवी उसके पास आई और प्यार से बोली, क्या हुआ बेटी, तबीयत ठीक नहीं है क्या? मीरा ने कुछ पल तक चुप रहने के बाद कहा, माँ जी, मैं अभी बच्चा नहीं चाहती। अभी शादी को ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। मैं कुछ साल बाद माँ बनना चाहती थी। ये सुनकर शांता देवी कुछ पल के लिए शांत हो गई। उन्होंने गुस्सा नहीं किया, केवल इतना बोला, फैसला जल्दबाजी में मत लेना, पहले अमित से भी बात कर लो। रात को जब अमित घर आया तो शांता देवी ने पूरी बात उसे बता दी। अमित ने भी कोई हंगामा नहीं किया। उसने तय किया कि पहले आराम से मीरा की बात सुनेगा। उसे लगा कि बातचीत से हर बात का हल निकाला जा सकता है, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि ये छोटी सी बातचीत उनके रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। रात को दोनों अपने कमरे में थे। कुछ देर तक खामोशी छाई रही। फिर अमित ने धीरे धीरे पूछा, माँ ने बताया कि तुम अभी बच्चा नहीं चाहती, क्या ये सच है? मीरा ने बिना झिझक कहा, हाँ, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। अमित ने शांत स्वर में कहा, अगर ऐसा पहले होता तो हम मिलकर सोचते, लेकिन अब जब ये बच्चा इस दुनिया में आने वाला है तो इसे रोकना ठीक नहीं होगा। मीरा ने तुरंत जवाब दिया, ये मेरा शरीर है और फैसला भी मेरा होना चाहिए। अमित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारा अधिकार अपनी जगह सही है, लेकिन ये बच्चा केवल तुम्हारा नहीं, हमारा है। इतना बड़ा फैसला हम दोनों को मिलकर लेना चाहिए। दोनों की बातचीत बहस में बदलने लगी। मीरा अपनी बात पर अड़ी रही और अमित भी अपने फैसले से पीछे नहीं हट रहा था। गुस्से में आकर उसने मेज पर हाथ मारा और आवेश में एक थप्पड़ मीरा के गाल पर मार दिया। थप्पड़ पड़ते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। अगले ही पल अमित को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने तुरंत माफी मांगनी चाही, लेकिन मीरा बिना कुछ कहे दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पूरी रात दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई। जब सुबह अमित ऑफिस चला गया तो उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। दूसरी ओर मीरा के मन में चोट थप्पड़ से ज्यादा उस घटना की थी। उसे लगने लगा था कि शायद उसकी बात की कोई कीमत नहीं है। इसी उलझन में उसने अपनी माँ को फोन मिलाया। सुनीता ने जैसे ही बेटी की आवाज सुनी, समझ गई कि कुछ हुआ है। मीरा ने रोते हुए पूरी बात बता दी। सुनीता ने एक पल भी सोचे बिना कहा, मैं पहले से कहती थी कि वहां सब कुछ ठीक नहीं है। आज थप्पड़ मारा है, कल और कुछ होगा। मीरा ने धीरे से कहा, लेकिन माँ, उन्होंने बाद में कुछ नहीं कहा। शायद उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ होगा। सुनीता ने उसकी बात काटते हुए कहा, गलती का एहसास बाद में सबको होता है, पहले हाथ तो उठा दिया ना बेटी। जहाँ इज्जत नहीं होती वहां नहीं रहना चाहिए। मीरा चुप हो गई। अगले कुछ दिनों तक सुनीता हर रोज यही बातें दोहराती रही।
कभी कहती कि ससुराल वाले उससे जरूरत से ज्यादा काम करवाते हैं, तो कभी कहती कि बच्चा होने के बाद उसकी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। मीरा पहले हर बात का जवाब देती थी, लेकिन अब उसने जवाब देना कम कर दिया था। वो केवल सुनती रहती। धीरे धीरे माँ की बातें उसके मन में सच जैसी लगने लगी। उधर अमित अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा था। वो पहले से ज्यादा उसका ध्यान रखने लगा। समय पर दवा लाता, डॉक्टर के पास लेकर जाता और ऑफिस से लौटते समय उसकी पसंद की चीजें भी ले आता। लेकिन मीरा का मन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपने दिल के चारों तरफ जैसे एक दीवार खड़ी कर ली थी। बाहर से सब सामान्य दिख रहा था, मगर भीतर विश्वास कमजोर पड़ने लगा था। दिन बीतते गए। मीरा का 8वां महीना शुरू हो गया। एक शाम घर में बहुत छोटी सी बात पर बहस हो गई। शांता देवी ने केवल इतना कहा था कि डॉक्टर ने ज्यादा सीढ़ी चढ़ने से मना किया है, इसलिए वो थोड़ा आराम करे। लेकिन मीरा ने इसे टोकना समझ लिया। उसने ऊंची आवाज में जवाब दे दिया। उसी समय अमित भी घर पर था। उसने पहले शांत रहने को कहा, लेकिन बहस बढ़ती चली गई। गुस्से में उसने फिर से मीरा का हाथ पकड़कर उसे चुप रहने को कहा। मीरा ने हाथ छुड़ाया तो अमित का धैर्य टूट गया। उसने एक बार फिर थप्पड़ मार दिया। इस बार शांता देवी ने तुरंत बीच बचाव किया। अमित को उसी समय अपनी गलती समझ आ गई, लेकिन देर हो चुकी थी। मीरा बिना कुछ बोले कमरे में गई, अपना बैग उठाया और मायके जाने की जिद करने लगी। शांता देवी ने बहुत समझाया कि ऐसी हालत में सफर करना ठीक नहीं है, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं हुई। आखिरकार रामेश्वर खुद आकर उसे अपने साथ ले गए। जाते समय अमित ने केवल इतना कहा, जब तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए तब वापस आ जाना। लेकिन मीरा ने बिना पीछे देखे घर छोड़ दिया। दोस्तों, क्या मीरा को कभी ये एहसास होगा कि उसकी माँ के कान भरने की आदत ने उसका बसा बसाया घर उजाड़ दिया, या अमित का गुस्सा हमेशा के लिए सब कुछ खत्म कर देगा? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। मिलते हैं जल्द ही कहानी के अगले भाग के साथ। कहानी को अंत तक सुनने और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।